अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। आज हम जो है रियासत की जो ख़ास तौर पे इलेक्शन के हवाले से अहम सरगर्मियाँ जो जारी हैं, उन सरगर्मियों पे जो है सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। सियासत टीवी के इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं शहर के जाने माने सहाफ़ी, रोज़नामा सियासत के कालम निगार और सियासत टीवी के मुबस्सिर नईम वजाहत साहब। नईम वजाहत साहब का मैं इस्तकबाल करता हूँ यहाँ पे। तो नाज़रीन, तो आज हमारी जो है बहस के मौज़ूआत में ज़्यादातर जो है हमने तेलंगाना और हैदराबाद को फ़ोकस किया है, रियासत की हुकूमत की सरगर्मियों को फ़ोकस किया है। हम आज की इस जो है इस प्रोग्राम में हम काबीना का कमेटी का जो इजलास होने जा रहा है कल, उस पे भी बात करेंगे, पंचायत के इलेक्शन पे भी बात करेंगे और फिर जो है नक्सलाइट्स के हवाले से जो कौमी सतह पे हम देख रहे हैं कि नक्सलाइट्स के ख़िलाफ़ जो हुकूमती कार्रवाइयाँ चल रही हैं, ख़ास तौर पे जो है पुलिस एक्शन जो हो रहा है नक्सलाइट्स के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पे छत्तीसगढ़ में और जो है नक्सलाइट से मुतासर झारखंड के इलाकों में, बस्तर ज़िले में जो हालिया दिनों में बहुत सारे जो है इनकाउंटर्स हुए हैं, उस हवाले से नक्सलाइट्स के एक लेटर के हवाले से भी बातचीत होगी, तफसीली बातचीत। और फिर हम मौलाना अरशद मदनी के बयान पे भी जो है आज गुफ्तगू करेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं हम पंचायत इलेक्शन से। तो इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ नईम साहब हैं। नईम साहब, क्या कहते हैं आप? देखिए, रियासत में ग्राम पंचायत के इंतखाबात की मियाद ख़त्म होकर तकरीबन 1 साल ख़त्म हो गया है जी। हुकूमत चाहती थी कि बीसी तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फरहमी के बाद ग्राम पंचायत के इंतखाबात कराए जाए या मुकामी इदारों के इंतखाबात कराए जाए जी। हुकूमत ने इस सिलसिले में असम्बली का इजलास बुलाया, बिल मंजूर की, क़ानून साजी की। ये बिल राजभवन को पहुँची, राष्ट्रपति भवन को पहुँची, मरकज़ी हुकूमत के पास पहुँची, लेकिन मरकज़ी हुकूमत, राष्ट्रपति भवन या फिर तेलंगाना का गवर्नर हमारे जो है राजभवन, उन्होंने इस पर कोई रद्दअमल का इज़हार नहीं किया। इसके बाद फिर हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया था, लेकिन वो ऑर्डिनेंस को भी पर भी मंजूरी हासिल नहीं हुई, ना ही हाई कोर्ट में उसको मंजूरी मिली, सुप्रीम कोर्ट में मंजूरी मिली। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप जो तहफ़्फ़ुज़ात की जो हद है 50%, इससे तजावुज़ ना करते हुए कोई भी इंतखाबात कराते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। काफ़ी तवील मशावरत के बाद हुकूमत ने अब ग्राम पंचायत के इंतखाबात पुराने तहफ़्फ़ुज़ात की बुनियाद पर जो 50% जो हद है उसके अंदर कराने का फ़ैसला किया है। हफ्ते को इस मामले इसलिए इस सिलसिले में GO 46 भी जारी किया गया और तमाम अजला के कलेक्टर्स को हिदायत दी गई कि जो रहनुमाई खतूत जारी किए गए हैं इसकी बुनियाद पर SC, ST, BC और वुमेन रिजर्वेशन को मुख्तस किया जाए और नोटिफाइड किया जाए। उन्हें 2 दिन का टाइम दिया गया है। आज अजला कलेक्टर्स की जानिब से नोटिफाई किया जाएगा कि कौन से हल्के को, कौन से सरपंच के हल्के को, कौन से वार्ड मेंबर को रिजर्व किया गया है, इसकी तफसीलात सामने आएंगी। साथ ही साथ आज हाईकोर्ट में एक इस मसले पर बहस भी ज़ेर समात है। हाईकोर्ट ने हुकूमत को एक सवाल किया था कि आप ग्राम पंचायत के इंतखाबात कैसे कराना चाह रहे हैं, कब तक कराना चाह रहे हैं, इसके मसले पर 24 तारीख तक, 24 नवंबर तक अपनी राय पेश करें। हो सकता है आज दोपहर में इस पर मुबाहिस शुरू होगी हाई कोर्ट में। हुकूमत की जानिब से कहा जाएगा कि हम 50% तहफ़्फ़ुज़ात की बुनियाद पर ही जो साबिक़े में हैं उसकी बुनियाद ही हम 3 मरहलों में इंतखाबात कराना चाहते हैं। शायद मैं समझता हूँ हुकूमत अपनी तरफ से इलेक्शन इंतखाबात की तवारीख जो तय कर चुकी वो भी हाई कोर्ट को बताएगी, या फिर और ये भी बताया जाएगा कि डिस्ट्रिक्टों में ग्राम पंचायत और वार्ड मेंबर्स को किस तरह पसमानदा तबक़ात के लिए मुख्तस किया गया है। इसकी तमाम तफसीलात मैं समझता हूँ हाई कोर्ट के सामने पेश की जाएगी। हाई कोर्ट को लगेगा कि हुकूमत कानून के दायरे में रह के इंतखाबात कर रही है तो वो इंतखाबी कराने की इजाज़त दे देगी। जैसे हुकूमत हाई कोर्ट इंतखाबात कराने की इजाज़त देती है, हो सकता है आज शाम में या कल तेलंगाना इलेक्शन कमीशन की जानिब से ग्राम पंचायत इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया जाएगा। जी, तो हम ये कह सकते हैं कि जो है अभी जो ग्राम पंचायत के इंतखाबात होंगे वो जो है 50% रिजर्वेशन के जो साबिका हद है उसी के मुताबिक होंगे, जैसा कि हुकूमत बज़िद थी रियासत ख़ास तौर पर रेवंत रेड्डी सरकार कि हम 42% जो है BC रिजर्वेशन के लिए हम जो है देंगे। ये इसी बुनियाद पे इलेक्शन भी करवाने की बात दिल्ली में चीफ मिनिस्टर जंतर मंतर पर धरना भी दिए थे। ये बिल्कुल धरना भी दिया गया था। आपको
याद होगा नाज़रीन के सिलसिले में बहुत ज़्यादा जो है हुकूमत ने जारहाना मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है और हुकूमत ने मरकज़ से भी मुतालबा किया। देखिए अभी तो ये मामला अदालत में ज़ेर दौरान है, तो बहरहाल देखिए ये कहा जा सकता है कि जो है एक लंबे अरसे के बाद, ग़ालिबन 1 साल का अरसा हो गया है, पंचायत के इलेक्शन जो मजालिस मकामी के इलेक्शन की जो मियाद मुकम्मल हो के, तो बहरहाल जो है हाई कोर्ट की जो है हिदायत के बाद हुकूमत जो है इलेक्शन करवाने के लिए बादिल नखास्ता राज़ी हुई है, ऐसा जो है हम समझ सकते हैं। तो इसी सिलसिले में रियासती काबीना का एक हंगामी इजलास भी कल होने जा रहा है। इस इजलास में कहा जा रहा है कि इलेक्शन के हवाले से अहम फैसले लिए जाएंगे। तो नईम साहब, आपको क्या लगता है कि काबीना के इजलास में किस नौइयत के फैसले हो सकते हैं हुकूमत की तरफ से? थोड़ा पीछे जाऊँ मैं, इजाज़त दे तो? बिल्कुल जा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने असम्बली इंतखाबात में BC तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात देने का वादा किया था जी, जिसकी बुनियाद पर ये कहा जाता है कि हुकूमत कामयाबी हासिल करने में, इक़्तिदार हासिल करने में BC तबक़ात का अहम रोल रहा है। हुकूमत भी अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर चुकी थी, लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राजभवन, राष्ट्रपति भवन, मरकज़ी हुकूमत की जानिब से इजाज़त न मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी ने यह फ़ैसला किया है कि वो BC तबक़ात को पार्टी की बुनियाद पर, सरकारी बुनियाद पर ना सही, लेकिन पार्टी की बुनियाद पर 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करेगी। यानी BC तबक़ात को ग्राम पंचायत के और वार्ड मेंबर के जो इंतखाबात हो रहे हैं, इसमें 42% पार्टी की तरफ से नुमाइंदगी देगी। अब देखना ये है कि दूसरी जमातें जो BC तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात की बिल की तायद की थी असम्बली में, वो इसके साथ आएंगी या नहीं आएंगी, ये अलग मसला है। ये इसी सुलगते हुए मसले के दौरान कल काबीना का इजलास मुनक़्क़िद किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर की क़यादत में हो सकता है कि मंगल के दिन सुबह 11 बजे सेक्रेटरीट में एक काबीना का इजलास मुनक़्क़िद किया जाएगा, जिसमें आज के हाई कोर्ट के जो रिमार्क्स होंगे या हिदायत होंगे उसके पर गौर किया जाएगा। उसकी बुनियाद पर इंतखाबात कराने की तैयारी की जाएगी। फिर इलेक्शन कमीशन को पंचायत राज डिपार्टमेंट की जानिब से अजला में जो सरपंच और वार्ड मेंबर्स को मुख्तस किया गया है पसमानदा तबक़ात के लिए, उसका जो नोटिफाइड जारी किया गया है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है, वो नोटिफिकेशन पंचायत राज डिपार्टमेंट की जानिब से इलेक्शन कमीशन को पेश किया जाएगा कि हमने ये नोटिफाइड किया है, इसके तहत इलेक्शन कराना है। तो उसका जायज़ा लेने के बाद इलेक्शन कमीशन क्या करेगी, शेड्यूल जारी करेगी कि हम इंतखाबात कराने के लिए तैयार है और हम शेड्यूल जारी कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से जो तारीख दी जाएंगी उसमें भी तब्दीली हो सकती है, या फिर हाई कोर्ट अगर कुछ मशवरा देता है तो उसमें भी तब्दीली हो सकती है। बहरहाल इन्हीं हाई कोर्ट और हुकूमत के फैसले की बुनियाद पर ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। एक मरतबा इलेक्शन कमीशन की जानिब से जब शेड्यूल जारी कर दिया जाता है तो रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज अमल हो जाता है। इसके बाद सरकारी हुकूमत की जानिब से सरकारी तौर पर कोई नए ऐलान नहीं किए जा सकते हैं। हुकूमत ने इंतखाबात कराने की तमाम तैयारियां कर ली है और ग्राम पंचायत का मैंने पहले भी कहा है कि नोटिफिकेशन भी हो गया है कि कौन से किसको कब मुख्तस किया जाए। सुना यह जा रहा है कि जहाँ पर 100% कबायली इलाके हैं, जैसे तांडे वगैरह, उन इलाकों में 100% सरपंच और वार्ड मेंबर्स के जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो कबायली तबके, ST तबके के लिए मुख्तस किए जाएंगे। जी बिल्कुल। तो हम ये कह सकते हैं कि जो है कैबिनेट मीट में जो है पंचायत इलेक्शन के इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जो है फैसले किए जाएंगे और भी फैसले किए जा सकते हैं। जैसे मसलन क्या है, हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हो रहे हैं दिसंबर में। जी बिल्कुल। तो बताया जा रहा है कि 1 दिसंबर या 2 दिसंबर से 10 दिसंबर तक सारी रियासत में जश्न का प्रोग्राम मनाया जाएगा, या फिर प्रजा पालना जिसको कहते हैं उसका इनेकाद किया जाएगा। और साथ ही साथ तेलंगाना हुकूमत राइजिंग तेलंगाना 2047 एक डॉक्यूमेंट जारी करने वाली है कि 2 साल के दौरान क्या किए गए, आइंदा 3 साल के दौरान या आइंदा 2047 तक हुकूमत के क्या मुस्तकबिल की हिकमत अमली है उसको अवाम के सामने पेश किया जाएगा। उसके साथ साथ और भी, जैसा हमारे सऊदी अरब में हैदराबाद के उमरा ज़ायरीन का 10 हादसे में इंतकाल हुआ है, शहीद हुए हैं वो, उनके अरकान ख़ानदान को एस्क्रेचा जो देने की हुकूमत ने बात की थी, ऐलान किया था कि फ़ीकस मुल्किन में 5 लाख रुपए एस्क्रेचा दिया जाएगा, उसको भी इस काबीना के इजलास में मंजूरी देने के इम्कानात पाए जाते हैं।
जी, तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्शन के साथ साथ ये काबीना जो है हुकूमत के 2 साला कारकर्दगी के हवाले से हिकमत अमली पे भी जो है बात करेगी, जैसा कि मुस्तकबिल की आपने हिकमत कहा। अमली के ऊपर। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि जो है अब हुकूमत चाहती है कि 2 साला जश्न मनाए, जी 10-15 दिन का जो है इस फिर सिलसिले राइजिंग में 2047 का जी, डॉक्यूमेंट भी जो है हो जारी सकता करना है इस काबीना के इजलास में जारी किया जाए। नहीं, मंजूरी दी जाएगी, जी, दिसंबर में जारी किया जाएगा। इस काबीना में जी। मंजूरी दी जाए, डॉक्यूमेंट जारी करने की मंजूरी दी जाएगी। मंजूरी अभी काबीना में दी दी जाएगी। तो बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि ये काबीना का इजलास, देखिए जुबली हिल के इलेक्शन के बाद ये काबीना का इजलास हो रहा है। पहली बात तो अहम ये है कि जुबली हिल के इलेक्शन के बाद जुबली हिल का जो ज़िमनी चुनाव हुआ था असम्बली के लिए, वो जो है हम पहले दिन से हम उससे कह पहले रहे भी थे। इजलास हुआ था जी, वो इजलास के दिन ही अजहरुद्दीन को सऊदी अरब रवाना किया गया। अच्छा, मेन मतलब उनको जी सऊदी एक इलेक्शन जी, जुबली हिल्स के इलेक्शन में हुआ था। जी, फौरी बात हुआ था। जी हाँ, तो बहरहाल नाज़रीन हम ये कह सकते हैं कि जो है जुबली हिल के इलेक्शन को जो है हुकूमत ने कहा था कि ये हमारे लिए जो है एक रेफरेंडम है, रेफरेंडम होगा हमारे लिए, हम ये हमारी हुकूमत की कारकर्दगी के तस्लीम करने का जो है, ये अगर हम जीत जाते हैं तो हम ये समझेंगे कि हुकूमत ने अवाम ने हमारी जो है हुकूमत की कारकर्दगी को तस्लीम कर लिया है। देखिए प्रजा पालना का भी आपने हवाला दिया जी नईम वजाहत साहब। लोगों में अक्सरियत लोगों की ये कहती है कि दो चीज़ों को लेकर लोगों की शिकायत है। जी हाँ, एक तो ये कि प्रजा पालना के तहत जो है बिजली 200 यूनिट फ्री देने की बात की गई थी, गैस सिलेंडर 500 रुपये में देने की बात की गई थी, ख़वातीन को वजीफ़ा देने की बात की गई थी, बुज़ुर्गों को जो है 4000 रुपये महीना वजीफ़ा देने की। उसमें इम्प्लीमेंटेशन जिस तरीके से होना चाहिए था वो हो नहीं पाया, ये आवाम की शिकायत है। बिल्कुल वजह शिकायत है, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ हमारे भी आवाम से मुलाकात होती रहती है। वो हमसे भी सवाल करते हैं कि आप जब वज़रा से या चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करते हैं तो अवामी मसाइल पर सवाल क्यों नहीं करते। तो जिस तरह से आपने कहा है कि 200 यूनिट तक मुफ्त बरक़ी का वादा किया गया था, 500 रुपये में गैस कनेक्शन का वादा किया गया था, और अब आवाम यही कह रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से सिर्फ एक वादा पूरा किया गया है, पूरा कम्प्लीटली, जो वो है कि ख़वातीन को आरटीसी बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत की गई है। उसके बाद दीगर वादों पर मुकम्मल अमलावरी नहीं हुई है। और एक देखिए दिलचस्प बात यह है नईम साहब, आपने जो है आरटीसी में ख़वातीन को मुफ्त सफ़र की बात कही है, तो इससे ख़वातीन की क्या उसमें मतलब है कि माशी हालत में कुछ बेहतरी आई, ये अलग कहानी है। लेकिन ऑटो वाले जो हैं, जो मुख्तलिफ़ अज़ला में भी शहर में भी जो कनेक्टिविटी का काम करते थे, ऑटो वाले जो है एक मुकाम से दूसरे मुकाम, जैसा कि हम देख रहे हैं कि जहाँ पर आज गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट नहीं होता था, वहाँ पर लोगों को एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक मुंतकिल करने में अहम रोल अदा करते थे। उनका ये बोलना है कि जब से ख़वातीन को मुफ्त जो है सफ़र की बस की सहूलत दी गई, हमारा कारोबार मंदा हो गया है और हम जो है अब हमारे लिए जीने के लाले पड़ गए हैं। तो ये ऑटो वालों की शिकायत है। यकीनन मैं नलगुंडा भी गया था, वहाँ भी ऑटो वालों ने ये शिकायत की, कहा कि नलगुंडे से हमने 13 सीटें दी तो उसका अजर ये मिला कि हमारी रोज़गार छीनने का काम किया गया। ये वहाँ भी कहा था। हैदराबाद में भी जो है चंद्रायन गुट्टा पे बहुत सारे ऑटो वालों ने ये शिकायत की थी कि ये बस में लेडीज़ को फ्री देने से हमारा जो है काम ख़राब हुआ है। और भी जो है दीगर जो है निज़ामाबाद के भी जो है लोगों ने ये शिकायत की थी। देखिए अहम बात यह है नईम वजाहत साहब कि ऑटो वाले शिकायत कर रहे हैं तो उसके इज़ाले के लिए हुकूमत के पास क्या कोई स्कीम है ऑटो वालों को राहत फराहम करने के लिए? देखिए जो फ्री सर्विस है वो तो ख़त्म नहीं कर सकती हुकूमत, क्योंकि उनकी मजबूरी है, उनका जो है मैनिफेस्टो का हिस्सा था। लेकिन जिन्होंने जो है अपना नुकसान होने की शिकायत की है, उनकी पाबजाई के लिए क्या उनके लिए कुछ पेंशन वगैरह कुछ ऐसा जो है हुकूमत कर सकती है? आप मेरे सामने कई सवाल पेश कर दिए। जी बिल्कुल। पहले तो आपने कहा था कि 500 में सिलेंडर 200 यूनिट, उस पर बात करेंगे या फिर ऑटो वालों पे आ जाएंगे? ये देखिए इसी एक तसलसल की जो है एक जनरल बात है। हुकूमत का दावा है कि उन्होंने 50 लाख फैमिलीज को 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है, और उनका कहना यह भी है कि जो लोग इस स्कीम से फ़ायदा नहीं उठा सके वो लोग दोबारा दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं।
जी। और साथ में ये भी कहा गया है कि तकरीबन 50 लाख खानदानों को 200 यूनिट तक मुफ्त बरक़ी सरबराह की जा रही है। जी। लेकिन लोगों का कहना ये है कि अगर 200 यूनिट से 201 यूनिट भी हो जाता है तो मुकम्मल फीस अदा करनी पड़ेगी। देखिए वो तो रूल था गवर्नमेंट का, ये तो साफ तौर पे ये जाहिर कर दिया। तो पहले जिन लोगों के पास 200 यूनिट से कम आता था उनको मिल रहा था। बाज़ वक़्त क्या हो गया, फ्री करंट आ रहा, ज़्यादा इस्तेमाल करने की सूरत में अगर 1 यूनिट भी बढ़ जाता है तो वो लिस्ट में से वो निकल जाता, फिर उनको दोबारा शामिल कराने में मुश्किलात पेश आ रही। बिल्कुल, ये कंडीशन अप्लाई था। ये था। अब रही बात के पर्जा पलाना में जितने भी एप्लीकेशन कबूल किए गए थे, जैसे नए राशन कार्ड्स के हों दो या फिर राशन कार्ड में अरकान ख़ानदान के नामों का इंदराज और इखराज, वो मसला भी था, वो मसला भी तकरीबन हल हो गया है। अब रही बात के ख़वातीन को आरटीसी बसों में मुफ्त सहूलत, सफ़र की सहूलत फराहम की जा रही, ठीक है, ये ख़वातीन के लिए राहत की बात है। लेकिन आपने कहा था कि दूसरी तरफ ऑटो ड्राइवर्स, BRS ने, KTR ने एक इल्ज़ाम लगाया है, मैंने खुद उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर किया है, उन्होंने वो ऑटो में सफ़र किया है जो 2 साल कबल राहुल गांधी अजहरुद्दीन के साथ एक ऑटो में सफर किया था। जी बिल्कुल, इलेक्शन के दौरान। जी हाँ, और उस सफर के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि हम गिग स्कीम के तहत अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था, जो ऑटो ड्राइवर्स है या फिर स्विगी वगैरह जो कारोबार करने वाले हैं उन लोगों को माहाना 12,000 रुपये, 10 या 12,000 रुपये उनको इमदाद फराहम करेंगे। कांग्रेस हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। जी बिल्कुल, लेकिन उन लोगों को अभी तक कोई इमदाद फराहम नहीं की गई। और KTR ने इल्ज़ाम लगाया कि मैं जिस ऑटो में सफ़र, राहुल गांधी जिस ऑटो में सफ़र कर चुके थे वही ऑटो में मैंने सफ़र किया है एक हफ्ता जुबली से इलेक्शन से पहले। जब उससे मैंने बातचीत की तो उन्होंने कहा है कि मेरे पास राहुल गांधी जब सफ़र कर रहे थे 2 ऑटो थे, ज़ाती 2 ऑटो का मालिक था, लेकिन ख़वातीन को ऑटो बसों में मुफ्त सफ़र की फराहम करने की वजह से मेरे 2 ऑटो ख़त्म हो गए हैं, अब मैं किराए के ऑटो पे अपने घर चला रहा हूँ, उन्होंने ये शिकायत की है। तो आपको बता दूं कि एक तो ये कहा जा रहा है कि ख़वातीन को आरटीसी बस में सहूलत, मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की जा रही है। फिर साथ ही KTR ने यह भी कहा है कि एक घर में खातून को, ख़वातीन को बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की जा रही है। दूसरी तरफ उसी घर में घर के मर्द को और घर के बच्चों को, घर के मर्द को सफ़र करने की जो सहूलत है आरटीसी में, उसकी किरायों में दुगना इजाफा कर दिया गया है। बिल्कुल, जो बच्चों के आरटीसी आरटीसी पास है वो भी बढ़ा दिए गए हैं। तो उनका कहना यह है कि एक तरफ ख़वातीन को फ्री दी जा रही है, दूसरी तरफ मर्द और स्टूडेंट से वो पैसे निकाल लिए जा रहे हैं। इस तरह का BRS का इल्ज़ाम है। वो यही है, देखिए जैसे कि शॉपिंग मॉल्स में ऑफर्स आते हैं, इस पे ऑफर दिया, यहाँ पे जो है किसी और चीज़ से आपने जो है पैसा निकाल लिया, मैनेज किया जाता है, टोटल मैनेज। तो क्या ही है, ऐसा तो नहीं है। नहीं, अब तो हम आपने जो सवाल किया था उसका मैंने KTR के हवाले से जवाब दिया है, और KTR ने ये कहा है कि 2 साल के दौरान तकरीबन 150 ऑटो ड्राइवर्स खुदकशी कर चुके हैं। बिल्कुल, देखिए। अच्छा, और एक बार भी बता दूं आपको कि गुज़िश्ता काबीना इजलास में, जो मैं समझता हूँ कि 8-10 दिन पहले हुआ था, उस काबीना इजलास में गिग जो रिपोर्ट है, जो बिल है, उसको मंजूरी दी गई है। मैं समझता हूँ कि अब सरमाई इजलास होगा ना असम्बली का, सरमाई इजलास में उसको मंजूरी देने के बाद वो रहनुमा खतूत जारी करेंगे कि ऑटो ड्राइवर्स हो या फिर कुछ और जो गिग के तहत आते हैं उन मजदूरों को कितना माली इमदाद दिया जाए, कब दिया जाए, कैसा दिया जाए, शायद उसका भी कुछ ऐलान हो सकता है। देखिए नहीं वजह साहब, हमारे यहाँ पे इन चीज़ों को मौजूए बहस बनाने की अहम वजह यही थे कि 2 साल मुकम्मल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, कैबिनेट कमेटी का इजलास हो रहा है, तो हुकूमत को उन मसाइब की, उन शिकायतों की तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो यही वजह है कि इस प्लेटफार्म से हम चाहते हैं कि हमारी ये बात जो है हुकूमत के कानों तक पहुँचे, चीफ मिनिस्टर तक ये बात पहुँचे, और उनको अंदाज़ा हो कि देखिए इसमें कोई शक नहीं कि कोई नई चीज़ शुरू की जाती है, कोई नया जो है मसला, मतलब कोई फ़ैसला किया जाता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं। जैसे कि ख़वातीन को मुफ्त सर्विस दी गई, उसके साइड इफ़ेक्ट्स ये आए कि ऑटो वालों के रोज़गार छिन गए। तो हुकूमत की ज़रूरत इस बात की है कि उस पर भी हुकूमत तवज्जो देने की कोशिश करे। तो बहरहाल हमने जो है नईम साहब के साथ ये काबीना के इजलास पे और पंचायत इलेक्शन पे और काबीना के इजलास के हवाले से या कांग्रेस के हवाले से दीगर मसाइल पे भी हमने बात की। अब बात करते हैं हम नक्सलाइट्स की। यकीनन गुज़िश्ता कुछ दिनों में नक्सलाइट्स का मसला जो है एक पेचीदा मसला बन चुका है। ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में और जो है
झारखंड के इलाकों में, हत्ता के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के इलाकों में भी इनकाउंटर के वाक़यात हुए थे। आप जानते हैं नईम साहब के गुज़िश्ता दिनों जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो है नक्सलाइट्स के इनकाउंटर्स में बड़े लीडरों के भी जो है हिदमा की जो है मौत की खबर आई थी, और पुलिस ने ये कहा था कि वहाँ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं छत्तीसगढ़ में, इसकी वजह से नक्सलाइट्स जो है इधर आंध्र और तेलंगाना में जो है बिल्कुल यहाँ पे वो आ रहे हैं, यहाँ के जंगलाती इलाकों में मुंतकिल हो रहे हैं। तो अब नक्सलाइट्स ने जो है एक लेटर भी जारी कर दिया है हुकूमतों को, तो चीफ मिनिस्टर्स को। तो इस सिलसिले में क्या आपका ख्याल है? मुझे अभी भी तला मिली है कि नक्सलाइट्स ने 3 स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जी और मध्य प्रदेश जी, शायद ये 3 रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स को एक मकतूब रवाना किया है, और उसमें उन्होंने मुतालबा किया है कि तलाशी मुहिम जो है वो फौरी जंगलात में फौरी रोक दी जाए। हम हथियार डालने और बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अगर हुकूमत की जानिब से तलाशी मुहिम को रोक दिया जाता है तो हम हथियार डालने और बातचीत करने के ताल्लुक़ से एक बयान जारी कर सकते हैं। इस तरह की उन्होंने ये बात एक मकतूब के ज़रिए बताई है। मसला ये है कि नक्सलाइट्स का मसला क्यों पैदा हुआ, ये काफ़ी तवील इस पर डिबेट होगी, लेकिन ये आज का नहीं है, कई दहाकों से ये नक्सलाइट तहरीक चलती आ रही है। लेकिन गुज़िश्ता 2 साल के दौरान ऑपरेशन कगार और दूसरी तलाशी मुहिम के ज़रिए नक्सलाइटों का जिस तरह से इनकाउंटर किया जा रहा है, ऐसा लगता है कि इसके बाद नक्सलाइट्स के हौसले भी थोड़े पस्त होने लगे हैं, क्योंकि इस तलाशी मुहिम और इनकाउंटर में नक्सलाइट के सरकर्दा कायदीन का इनकाउंटर हुआ है, या कई लोग हुकूमत को सरेंडर भी किया है। अब ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन कगार जो मरकज़ी हुकूमत ने फ़ौज के ज़रिए शुरू किया है, ये ऑपरेशन कगार नक्सलेटों के लिए मुसीबत का सौदा बन गया है, और कई नक्सलेट मारे जा रहे हैं, कई नक्सलेट को पकड़ लिया जा रहा है। जो नक्सलेट के हामी तंजीमें हैं वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि झूठा इनकाउंटर किया जा रहा है, सब मुख्तलिफ इस बात की चल रही है। लेकिन साहब ये बात ये है कि नक्सलेट्स को आम जिंदगी के धारे में शामिल किया जाए। जी बिल्कुल। और उनके जो मुतालबात है, उनके जो डिमांड्स है, हुकूमत उसको भी कबूल करें। और जमहूरियत में हथियार उठाना, तशद्दुद करना भी गलत बात है। जी। मैं ये चाहता हूँ कि ना हुकूमत ज़िद पे अड़े रहे, मरकज़ी हुकूमत, ना नक्सलेट ज़िद पे अड़े रहें, बल्कि अमन का माहौल फराहम करने के लिए दरमियाने को एक रास्ता निकालें, और नक्सलेट के जो डिमांड्स हैं मरकज़ी हुकूमत पर गौर करने की कोशिश करें, और नक्सलेट्स भी जो तशद्दुद का रास्ता है वो छोड़कर समाजी धारे में शामिल होने की कोशिश करें। ये तभी मुमकिन है जब मरकज़ी हुकूमत अहम शहरियों के साथ, अहम शख्सियतों के साथ और नक्सलेट्स के नुमाइंदों के साथ अगर बातचीत करती है, बातचीत का अमल कामयाब होता है, तभी ये मुमकिन है। वरना मुझे ऐसा लगता है कि अब बार बार ये मरकज़ी वज़ीर दाखिला ये कर रहे हैं कि मार्च 2026 तक नक्सलेट का खात्मा कर दिया जाए। जी बिल्कुल, उन्होंने बार बार ये बात कही है कि हम सफाया अब बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा है कि अब बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है, सिवाय नक्सलाइट्स को अपने हथियार डालने होंगे, वरना फिर उनके मरने के लिए तैयार होना। जी, तो यही देखिए सबसे बड़ा मसला यही है कि हर धर्मी या ताकत की बुनियाद पे किसी भी मसले को हल नहीं किया जा सकता। हमने देखा गुज़िश्ता 30-40 साल से ये मसला चल रहा है, अभी तक तो ताकत की बुनियाद पे मसला हल ही नहीं हुआ। देखिए बुनियादों को देखने की ज़रूरत है। लोग नक्सलाइट क्यों बनते हैं, लोग हथियार क्यों उठाते हैं, गांव में समाजी मसाइल क्या हैं, गांव में जो है माशी मसाइल क्या हैं, गांव के हालात क्या हैं, ये भी सब कुछ जो है हुकूमत को देखने की ज़रूरत है। और देखिए जब तक आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे उस वक्त तक आप जो है उनके भरोसे को जो है हासिल नहीं कर सकते। तो ये जो है अमित शाह कह रहे हैं कि हम सफाया कर देंगे, खात्मा कर देंगे, इसके बजाय ज़रूरत इस बात की है कि जैसा कि आपने कहा ज़िले के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, गांव के लेवल पे बासर लोगों के साथ मिलके जो है नक्सलाइट के कायदीन से बात की जाए, उनको समझाया जाए, उनको ये यकीन दिलाया जाए कि आप कौमी धारे में आ जाते हैं तो जो है आपके लिए हुकूमत क्या मदद आपकी कर सकती है। आपको एक बाइज़्ज़त शहरी बनाने के लिए, माशी तौर पे मुस्तहकम करने के लिए हुकूमत के पास प्लान्स क्या है, वो आपके लिए क्या जो है करेगी कि आपको ज़रिए माश की जो है एक सूरत क्या पैदा करेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है देखने की ज़रूरत है। यहाँ देखिए ताकत या इनकाउंटर से जो है
आप किसी मसले को हल नहीं कर सकते। और नक्सलाइट का ख़ात्मा भी जो दावे किए जा रहे हैं ये ताकत की बुनियाद पे मुमकिन नहीं है। तो ये पैगाम हम पंचायत, माफ़ कीजिएगा, हम जो है नक्सलाइट्स के चीफ मिनिस्टर्स को मकतूब के हवाले से जो देख रहे हैं, इससे भी हमें यही पैगाम मिल रहा है। देखिए साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुज़िश्ता 2 साल के दौरान नक्सलाइट्स के बड़े कायदीन के इनकाउंटर्स हुए हैं जी। उसके अलावा हमने देखा है कि अभी तक मैं समझता हूँ कि 400 से ज़्यादा नक्सलाइट्स अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है जी, हथियार डाल दिए हैं। हफ्ते के दिन भी तेलंगाना में बड़े पैमाने पर 37 नक्सलाइट्स ने अपने आप को खुद हथियार हथियार डालते हैं। उसमें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब शायद उनको भी लग रहा है कि उनकी ताकत कमज़ोर हो गई है। जी बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि जब ये वो अपने आगे से आके ये तस्लीम, हम बातचीत के लिए तैयार है, हथियार डालने के लिए तैयार है, का जब वो बात कर रहे हैं, तो मरकज़ी हुकूमत को ये नहीं समझना चाहिए कि वो कमज़ोर हो चुके हैं या फिर उनकी ताकत ख़त्म हो गई है, उनको मज़ीद ताकत से कुचला जाए, ये रुझान नहीं होना चाहिए। बल्कि वो अगर समाजी धारे में शामिल होना चाहते हैं तो उनके मसाइल क्या है, किस तरह से हल किया जा सकता है। अगर उस बैठक के टेबल पर बैठ के जब अगर बातचीत की जाती है तो मैं समझता हूँ कि मसले का हल बरामद होगा। अगर ज़िद पे आती है तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ इन लोग ख़त्म होते हैं मगर नज़रिया ख़त्म नहीं होता। बिल्कुल, नज़रिया ख़त्म नहीं होता, हालात जो कि तो रहेंगे, लोग ख़त्म हो गए। तो बहरहाल जो है नईम साहब, अब हम जो है बात करते हैं हैदराबाद के जो है एक वाक़े की, इस्लाह माशरा के हवाले से जो है इस वाक़े पे जो है नज़र डालने की ज़रूरत है। जमीयतुल उलमा हिंद के जो है तेलंगाना के सदर के लिए जो है एक इंतखाबी अमल जो है देखा गया था। दारुल हैदराबाद में जो है एक तकरीब हुई थी जिसमें सदर के इंतखाब के लिए जो है फ़ैसला करना था और उसके लिए जो है एक मुशावरती जो है इजलास मुनक्किद किया गया था। लेकिन उस इजलास में जिस तरह की जो है अफरा तफरी देखने में आई है, वो हमें दुख होता है देख के कि सोशल मीडिया पे ये चीज़ें जो है बहुत तेज़ी से वायरल हो रही हैं कि देखो कैसे जो है उलमा एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। इतना जो है वहाँ पे इतना तशद्दुद हुआ कि एक जो है आलिम दीन की आंख ज़ख्मी हो जाती है, नारेबाजी हो रही है, हुल्लड़बाजी हो रही है। सारे के सारे उलमा हैं, सारे के सारे जमीयत से वाबस्ता अरकान हैं, सारे के सारे मदरसों से फ़ारिग जो है हमारे जो है एक क्रीम टीम है मुसलमानों की। अगर उनके मामले में एक सदर के इंतखाब के लिए उनके अंदर अगर इस तरह का चौस है, कन्फ्यूजन है, इस तरह की उलझन है, इस तरह की शदीद इख्तिलाफ़ात हैं, तो यकीनन ये तशवीश का बायस है। वैसे ही हिंदुस्तान में मुसलमानों के हवाले से जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस जो है मुहिम चला रहे हैं नफ़रत फैलाने की, उस तरह के माहौल में अगर इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं तो ये अग़यार को मौका मिल जाएगा कि देखो ये कितने शिद्दत पसंद हैं, देखो ये कितने जो है तशद्दुद पसंद हैं, देखो ये कितने जा रहे हैं। तो ये जो है नईम वजाहत साहब, ये मैं देख रहा था कि ये जमीयतुल उलमा के सदर के इंतखाब के सिलसिले में जो वहाँ पे जो इजलास हुआ था उसमें 2 ग्रुप, मौलाना कबीर साहब का और फिर जो है और इस मामले में तफसील में जाना नहीं था, लेकिन फिर भी आप जो है क्या समझते हैं? अच्छा, देखिए जमीयतुल उलमा एक काबिल एहतराम तंजीम है जी, जो पूरे तेलंगाना के अलावा पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है। जी बिल्कुल। जमीयतुल उलमा की जानिब से काफ़ी काम किया गया है जी, समाजी, माशी, सियासी तौर पर लोगों में शोर बेदार करने के लिए जमीयतुल उलमा ने अहम रोल अदा किया है। जब भी मुसलमानों पर मुसीबत की बात आती है या फ़िरक़ा वाराना हालात पैदा होते हैं या कोई सानिया पेश आ जाता है तो जमीयतुल उलमा, उसके कायदीन और उसके अरकान लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं, हुकूमतों से नुमाइंदगी करते हैं और एहतजाजी इजलास भी करते हैं। ये एक काबिल एहतराम तंजीम है जिसकी जो खिदमात है वो नाकाबिल फरामोश है। बिल्कुल तारीख है इनकी खिदमात की। जी, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है सबसे पहले बिल्कुल सदा बुलंद मैं करने इसमें ये कहना चाहता हूँ कि काबिल तारीफ़ तंजीम है जी बिल्कुल, जिन्होंने मुल्क की आज़ादी से लेके अब तक जो समाजी मसाइल है उस पर मुसलसल आवाज़ उठाई है, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है, सियासी शऊर बेदार किया है। अगर कोई हुकूमतें मुसलमानों के ख़िलाफ़ जाकर काम करती हैं तो न सिर्फ तंबिया क्या है बल्कि उस हुकूमतों को इक़्तिदार से बेदखल करने में भी अहम रोल अदा किया है। जी बिल्कुल, ये काबिल एहतराम तंजीम है। जी, अब ये अलग बात है कि तंजीम के आपसी इख्तलाफात क्या हैं, सदारत के लिए
दावेदारी क्या की पेश की जा रही है, ये अलग बहस हुई, लेकिन मजमूई तौर पर तंजीम की जो खिदमात है वो नाकाबिल फरामोश है। और रही बात कि इस पे जो चंद दिन कबल ही मैं समझता हूँ महीना 1.5 महीना पहले ही जमीयत उलमा के रियासती सदर का इंतकाल हुआ है, हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद, मौलाना पीर शब्बीर अहमद। उनकी खिदमत भी नाकाबिल फरामोश है। बिल्कुल, तकरीबन 15-20 साल तक उन्होंने तंजीम को मुत्तहिद रखा, कई काम किए, ज़रूरत पड़ने पर सेंट्रल तंजीम जो है कमेटी है उसकी भी मुख्तलिफ तरीक़ों से मदद की है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, ना ही हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद को नज़रअंदाज किया जा सकता है। मुसलमानों को 2004 में 4% जो रिजर्वेशन मिले हैं राष्ट्रीय क्रेडिट के दौर में, उसमें भी हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद ने अहम रोल अदा किया। जमीयत उलमा ने भी अहम रोल अदा किया था। उनके जिम्मेदारी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने उन्हें 2 मरतबा MLC बनाया है, एक मरतबा 2 साल के लिए बनाया था, दूसरी मरतबा मजीद 5-6 साल के लिए बनाया गया था, तो उनकी खिदमत है। हाँ, ये अलग बात है कि अब तंजीमी तौर पर जो हमारे हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साहब के खिदमत थे, या फिर उनके पार्टी तंजीम पे जो दबदबा था, या फिर उनके अरकान ख़ानदान का जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि दबदबा था, मैं देखता हूँ कि हर पार्टी में या हर कौम में या कहीं भी चले, आप छोटी सी मस्जिद कमेटी ले लीजिए या छोटी सी महल्ले की कमेटी ले लीजिए, जब उसका सदर बन जाता है तो वो यही कोशिश करता है कि मुसलसिल सदर बरकरार रहे। बिल्कुल, वो उसके लिए अपनी ताकत को में इजाफा करता है, सामने वालों पर असरअंदाज होता है और दोबारा मुंतखब होने के आने की कोशिश करता है। ये एक सिर्फ जमीयत उलमा की सदारत में नहीं है, आप मोहल्ले की सदारत से ले लेके आप स्टेट की सदारत देख लीजिए, बिल्कुल रिवायत रही है कि उसके बाद खानदानी जो रिवाज रहा है वो भी आम बात रही है। ये नहीं है कि पहली मरतबा खानदानी राज चल रहा है। आप कांग्रेस पार्टी ले लीजिए, आप शिवसेना ले लीजिए, समाजवादी पार्टी ले लीजिए, या फिर RJD ले लीजिए, या फिर BRS ले लीजिए, या फिर तेलुगु देशम ले लीजिए, हर सियासी जमात में ये तो चलता रहता है। रही बात कि आपने एक बात अच्छी कही कि वो लोग आवाम के सामने आ गए हैं जो समाज में सुधार का काम करते हैं। बिल्कुल, ये है। मदरसे से फारिग व तहसील है, बड़े बड़े काबिल लोग उसमें शामिल है, जिनको देख के लोग सीखते हैं, काबिल तकलीद बनते हैं वो लोग। वैसे लोग अगर आपस में एक ओहदे के लिए झगड़ते हैं और मुल्क हाल नाजुक दौर से गुजर रहा है, हमारे जो मुखालिफिन हैं हमारी कमज़ोरियों का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में क्या हमें मसले को आपस में हल करने के बजाय तोड़ फोड़ मार धाड़ के ज़रिए जिस तरह से हालात पेश किए गए हैं, इंतखाब किया गया है, वो लोगों में कैसा मैसेज जाएगा, इसकी आपने बात की थी। ये बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ कि इस पर सबको गौर संजीदगी से एक आम आदमी, देखिए नईम साहब, एक आम आदमी जो होता है वो तो यही सोचेगा कि अरे ये तो मौलाना लोग हैं, ये तो जो है इस्लाह माशरा का काम करते हैं, और वो हैरत करेगा कि ये लड़ क्यों रहे हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया जब ये वीडियोस वायरल हो रहे थे सोशल मीडिया पे। आजकल तो मोबाइल का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, कल आता है न्यूज़, बिल्कुल घंटे में आती है, घंटे में आ जाती है, लेकिन ये तो सेकंडों में आता है, सेकंडों में आ गया था, ये सेकंडों में ही वायरल हुआ था ये वाकया। तो लोगों ने, आम लोगों ने मुझसे पूछा कि लड़ क्यों रहे हैं। अब उसका जो है कोई जवाब नहीं बन पड़ता कि कहेंगे कि लड़ क्यों रहे हैं, ये इनकी मीटिंग है, लड़ क्यों रहे हैं। तो ये तो बहुत बुरी बात है, हम समझा भी नहीं सकते आम आदमी को। वो तो जहन खाली जहन है, उसको ये नहीं मालूम है कि यहाँ पे तंजीम में सदर का इजलास हो रहा है, इजलास के लिए जो है 2 ग्रुप हैं और वगैरह वगैरह। बस लोगों का एक ही सवाल है कि लड़ क्यों रहे हैं। तो हमारा यहाँ से पैगाम देने का या इस पर बात करने का वाहिद मकसद ये है कि इस तरह के वाक़यात मादी में मुस्तक़बिल में जो है ना होने पाए। हम जो है अब जिस तरह की सिचुएशन है इस मुल्क में, साहब मैं कुछ बोल, जी बिल्कुल यकीनन आप बोल सकते हैं। देखिए, एक ख़ानदान में जी 5 लोग भी होते हैं, जी बिल्कुल, तो भी इनके ख्यालात मैच नहीं होते, बिल्कुल। नज़रियाती इख्तलाफ हर जगह होते हैं, लेकिन घर के बड़े बुजुर्ग जो होते हैं नज़रियाती इख्तलाफात के बावजूद बच्चों को आपस में बिठा के दरमियानी रास्ता निकालते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब शायद सेंट्रल कमेटी को या जमीयत उलमा की जो मरकज़ी कमेटी है उसको उसके इत्तलात थी होंगी इंतखाबात कराने की, अगर वो पहले यहाँ पर पहुँच जाते, इंतखाबी अमल को पुरअमन बनाने के लिए दोनों ग्रुप्स जो सदारत के दावेदार है उनसे मशावरत की जाती, एक मीटिंग में मसला हल नहीं होता, ये बिल्कुल सही, 2-3 मीटिंग करते, एक कोई दरमियानी रास्ता निकालते, तो मैं समझता हूँ कि ये आज सूरत हाल पैदा नहीं होती थी
जो सोशल मीडिया का मौजू बहस बन गई है। हमने देखा है कि खून खराबा हुआ है, किसी मौलाना के आंख के पास से खून निकल रहा है और पुलिस दरियान में पहुंच गई है, मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। ये शायद नौबत नहीं आती थी। मैं समझता था कि सेंट्रल कमेटी जो है जमीयत उलमा की, वो अगर इस पर पहले से ही कार्रवाई करती या कोई अपने नुमाइंदों को यहाँ पर भेजती, या सडनली इलेक्शन कराने से पहले जो नाराज़ ग्रुप है या लोगों में जो नाराज़गी पाई जाती है, जो शिकायतें पाई जाती है, इसको दूर करने के लिए, इसको हल करने के लिए अगर मशावरत 2-3 राउंड में मशावरत की जाती तो शायद इतना ज़्यादा एतराज़ तो हर वक्त होते हैं, एतराज़ तो होते हैं, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आती थी। शायद मेरा ये ऐसी नौबत नहीं आती कि लोग सवाल करें, ऐसी नौबत नहीं आती कि लोग मसला सोशल मीडिया का मौजू बन जाए। बिल्कुल, लोग हैरत करें, ऐसी नौबत नहीं आती थी। तो यकीनन बड़ी जो है अहम बात आपने जो है नईम साहब कही है कि ऐसी नौबत नहीं आती अगर पहले से तैयारी की गई होती। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मौलाना अरशद मदनी के बयान को भी जो है यहाँ तज़किरा कर लेंगे कि मौलाना अरशद मदनी ने गुज़िश्ता रोज़ बयान देते हुए एक दो टोक अंदाज में कहा कि मुसलमान न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, लेकिन इंडिया में किसी यूनिवर्सिटी का जो है वाइस चांसलर नहीं बन सकता। एक बात उन्होंने ये कही। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि मुसलमान अगर यूनिवर्सिटी बनाता है तो किसी ना किसी बहाने से जो है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। तो उन्होंने हवाला दिया हमारे आज़म खान की यूनिवर्सिटी रामपुर की जो है मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का हवाला दिया कि किस तरीके से उसको जो है ख़त्म किया गया, और फिर उन्होंने अल फलाह यूनिवर्सिटी का भी हवाला दिया। अभी जो फरीदाबाद में जो यूनिवर्सिटी में जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, यूनिवर्सिटी के जो है ज़िम्मेदारों को जिस तरीके से हिरासत में लिया गया है, उस पर भी मौलाना अरशद मदनी ने तनकीद की है और कहा है कि जो है ये जिस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, ये मुसलमानों को जो है यहाँ पे बाज बनाने की कोशिश है। उनके अल्फाज थे मौलाना अरशद मदनी, उनको जो है मुसलमानों को जो है माशी तौर पे और तालीमी तौर पे कमज़ोर करने की ये कोशिश हम समझते हैं, ये मौलाना का ख्याल था। तो मौलाना के ख्याल में यकीनन देखिए उन्होंने जिस तरीके से कहा कि इंडिया में जो है मुसलमान जो है यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता, तो इसको आप किस जो है उसमें देखेंगे आप? मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही चुभते हुए सवाल है और मसले की संगीनी को जाहिर करते हैं। जी बिल्कुल। मैंने 2-3 दिन पहले देखा था कि एक आलमी इदारे जो अमेरिका में घटता है, हिंदुस्तान में मुसलमानों माइनॉरिटीज़ पर मजालिम के तरफ से एक रिपोर्ट जारी की थी। मुल्क में 2014 से बीजेपी की हुकूमत कायम हुई है और बीच उसकी जो नज़रियाती तंजीम है आरएसएस, बीजेपी और आरएसएस के जो गठजोड़ है, ये गठजोड़ हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज़ के मजहबी आज़ादी में ना सिर्फ खलल पैदा कर रहा है, बल्कि उसमें अक़लियतों को हिंदुस्तान में उनके अरसे हयात तंग किया जा रहा है। इस तरह की एक रिपोर्ट सामने आई थी। उसके बाद मौलाना असद मदनी, जिनका आपने बयान का हवाला दिया है, अरशद सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, अरशद मदनी, उनके जो बयान का आपने हवाला दिया है, मैं समझता हूँ कि ये आई ओपनर है, आंखें खोलने के लिए काबिल है। उन्होंने हवाला दिया है कि अमेरिका का एक मेयर मुसलमान बन सकता है, लेकिन तेलंगाना हिंदुस्तान में एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मुसलमान नहीं बन सकता। काबिल सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। मुझे अच्छी तरह याद है 2014 से कबल तक जब कांग्रेस की हुकूमत थी या फिर कोई और हुकूमतें थी, वो उस दौरान मुसलमानों को या माइनॉरिटीज़ को इस तरह से परेशान नहीं किया जा सकता, नहीं किया गया। सिर्फ सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए माहौल ख़राब किया दिया जा रहा है, नफ़रत पैदा की जा रही है। आरएसएस इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेती है बिल्कुल, लेकिन वो बीजेपी और उसके हम ख्याल जमातों की हिमायत करती है, इंतखाबात में तायीद करती है, उन्हें कामयाब बनाने में अहम रोल अदा करती है। उसके बाद जो हुकूमतें बनती है, वहाँ पर जो एजेंडे तैयार होते हैं, वो एजेंडों में अपने मौज़ूआत को, अपने एजेंडे को शामिल करने में नुमायाँ रोल अदा करती है। बिल्कुल यकीनन। अब रही बात के आपने 2 यूनिवर्सिटी का हवाला दिया है जो माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी थे, जिसको दस्तूर ने गुंजाइश फराहम की है कि माइनॉरिटीज़ अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कायम कर सकते हैं ताकि माइनॉरिटीज़ में जो तालीमी पसमानदगी है उसको दूर किया जा सके। लेकिन यहाँ पर जब माहौल 2014 के पास से हम देख रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ बिलखुसूस मुसलमानों के लिए अरसा हयात तंग किया जा रहा है। पहले तो मुसलमानों को पहले एडमिशन्स नहीं मिल रहे हैं। हमने देखा कि यूपी भी वो भी जहाद शाही करे थे, यूपी PSC
जी बिल्कुल। अगर इस बेग एक मरतबा मुसलमान ज़्यादा जीत के आ गए थे बहुत तो ज़्यादा आ गए थे। ज़्यादा जिहाद के नाम दिया गया था। अब ये कहा जा रहा है कि दिल्ली बम धमाके में जो मुस्लिम डॉक्टर्स इन्वॉल्व हुए थे वो यूनिवर्सिटी के अब अरसा हयात तम किया जा रहा है। बिल्कुल, और वो साथ ही साथ यूनिवर्सिटी ये कहा जा रहा है कि जहादी डॉक्टर्स या फिर मुस्लिम डॉक्टर्स का बाइकाट इस तरह की मुहिम चलाते हुए मुसलमानों को मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ पेशों में कमज़ोर करने की एक मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है, जिसकी तरफ मौलाना ने इशारा किया है। जी बिल्कुल, खुल के उन्होंने कहा। इस पे अब बहुत सारी बहस भी जारी है। बीजेपी के लीडरों के बयान भी आ रहे हैं, कांग्रेस के लीडरों के बयान भी आ रहे हैं, सभी के बयान आ रहे हैं और ये एक बहस का मुद्दा बन चुका है। कल रात में उन्होंने बयान दिया था और आज तक मैंने देखा है कि इतनी बड़ी जो है एक बहस का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता नाजरीन कि जो है इंडिया में जो है 2014 के बाद मोदी के वज़ीर आज़म बनने के बाद बीजेपी के इक़्तिदार में आने के बाद मुसलमानों को किनारे लगाने का कोई मौका हाथ से छोड़ा नहीं गया है। मौलाना अरशद मदीनी का भी जो है इसी जानिब इशारा है, तो बहरहाल हमें भी जो है इशारा मिल चुका है, वक्त हो चुका है हमारा। तो आज हम अपने इस प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह फिर आपसे जो है नई बातचीत के साथ, नए मौजू के साथ फिर आपसे जो है मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे और हमारे साथी नईम वजाहत साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।